प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर मुग़ल काल में मनसबदारी व्यवस्था। और ये मुग़ल जो शासन था उसका आधार स्तंभ थी। एक शक्तिशाली सेना के बिना अकबर न अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और न उस पर नियंत्रण रख सकता था। इस उद्देश्य के कारण उसके लिए अपने अमीर वर्ग को और अपनी सेना को संगठित करना आवश्यक था। अकबर ने ये दोनों उद्देश्य मनसबदारी व्यवस्था के सारे पूरे किए। इस व्यवस्था में हर अधिकारी को एक मनसब का मतलब होता है श्रेणी, पद, जो दिया जाता था। सबसे कम मनसब था 10 का और सबसे अधिक अकबर के समय था 5000। हालांकि कालांतर में ये 5 से 7 हो गया, 7 से 10 हो गया और औरंगजेब के टाइम ये 12000 तक चला गया था। यानी 10 से लगाकर 12000 तक श्रेणी के मनसब दिए जाते थे। जिसकी ज़्यादा इज्जत थी, जो ज़्यादा अमीर उम्दा था, उनको अधिकतम पद दिए जाते थे, मनसब दिए जाते थे। शाही परिवार के शहजादे इससे अधिक मनसब पाते थे। अकबरी दौर के अंतिम भाग में सबसे ऊंचे मनसब को 5000 से बढ़ाकर 7 भी कर दिया गया था और साम्राज्य के 2 प्रमुख कुलीनों अर्थात मिर्ज़ा अजीज़ कोका और जयपुर के राजा मान सिंह को 7000 के मनसब दिए गए थे। अकबर के समय बुनियादी और अधिकतम सीमा औरंगजेब के काल के अंत तक जारी रही। अकबर के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ। आरंभ में केवल एक सवार मनसब होता था। 40वें साल यानी अकबर के जो राज्य के लगभग 40वें वर्ष यानी सन 1594-95 में, यानी लगभग 39 साल एबो होते हैं, न मनसबों को 2 भागों में बांट दिया गया था, जात और सवार। जात शब्द का अर्थ था व्यक्तिगत। इसमें एक व्यक्ति के निजी पद का और उसे देय वेतन का निर्णय किया जाता था। सवार से संकेत मिलता था कि एक व्यक्ति को कितने घुड़सवार रखने हैं। यानी जात यानी उसकी व्यक्तिगत जो श्रेणी थी वो, और सवार था घोड़े कितने रखते हैं। यानी जो 1 घोड़ा रखेगा, 2 घोड़ा रखेगा जिसको 2 अस्पा, 3 घोड़े रखेंगे जिसको सिंह अस्पा। जिस व्यक्ति से उतने ही सवार रखने की आशा की जाती थी जितना उनका जात का मनसब था, तो उसे उस मनसब की पहली श्रेणी में रखा जाता था। यानी जात और सवार दोनों बराबर, 1 घोड़ा 1 जात, 1 व्यक्ति 1 घोड़ा। अगर वह अपने आधे या आधे से अधिक सवार रखता तो उसको द्वितीय श्रेणी में रखा जाता था। अगर आधे से कम सवार रखता था तो उसे तृतीय श्रेणी में रखा जाता था। इस प्रकार हर मनसब में 3 श्रेणियां होती थी। अमीरों द्वारा भर्ती किए गए सवार अनुभवी हो, उनके घोड़े उम्दा हो, यह सुनिश्चित करने का बहुत प्रयास किया जाता था। इसके लिए सैनिक का एक विचरण और विवरण यानी उसका चरित्र और चेहरा दोनों रखा जाता था। एक रजिस्टर में इनका हुलिया दर्ज किया जाता था और उनके घोड़े पर शाही निशान लगाया जाता था। यानी जो घोड़े का पुट्टा था वहाँ पर 2 दाग लगते थे। एक तो शाही सेना का दाग लगता था और एक उस व्यक्तिगत जात यानी जो घुड़सवार था उनका निशान लगता था। इसे दाग ए मुआली या दाग की व्यवस्था कहते थे। हर मनसबदार को अपने दस्ते को समय समय पर निरीक्षण के लिए इसी काम के वास्ते बादशाह द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के सामने लाना पड़ता था। यानी सैनिक अफसरों को दिखाया जाते थे। घोड़ों का सावधानी से निरीक्षण किया जाता था और सिर्फ अरबी या इराकी नस्ल के उम्दा घोड़ों को रखा जाता था। आदर्श रूप में एक मनसबदार को हर 10 सवारों के पीछे 20 घोड़े रखने पड़ते थे। ये एक आदर्श व्यवस्था थी उस समय की। यानी एक मनसबदार को हर 10 सवार और 20 घोड़ा।
यह इसलिए जरूरी था क्योंकि मुहिम के द्वारा घोड़ों को आराम देना पड़ता था तथा युद्ध के समय घोड़ा घायल हो सकता था। केवल एक घोड़े वाले सवार को सिर्फ आधा सवार माना जाता था। जब तक 10-20 के इन नियम का पालन किया जाता था, मुगल सवार सेना युद्ध कुशल बनी रही। इस बात का प्रबंधन किया जाता था कि कुलीनों के दस्ते मिश्रित हो, अर्थात मुगल, पठान, हिंदुस्तानी और राजपूत सभी समूहों से भर्ती किए जाएं। इस तरह अकबर ने कबीलावाद और संकीर्णता की शक्तियों को कमज़ोर करने का प्रयास किया। मुगल या राजपूत कुलीनों को केवल मुगलों या राजपूतों के दस्ते बनाए रखने की अनुमति थी, लेकिन कालांतर में मिश्रित दस्ता के सामान्य नियम बना दिया। दस्तों में सवारों के अलावा तीरंदाजों, खंदक खोदने वालों, सुरंग बिछाने वालों को भी भर्ती किया जाता था। बंदूकची पैदल सेना के महत्वपूर्ण अंग थे और जब बंदूकों का महत्व बढ़ा तो बंदूकचियों का अनुपात भी बढ़ा। वेतन अलग अलग थे, पर एक सवार का औसत वेतन 20 रुपये प्रति माह था उस समय तत्कालीन। ईरानियों और तुरानियों को राजपूतों और हिंदुस्तानियों यानी भारतीय मुसलमानों से अधिक वेतन दिया जाता था। एक पैदल सैनिक लगभग 3 रुपये प्रति माह पाता था। सैनिकों को देय वेतन एक मनसबदार के निजी वेतन में जोड़ दिया जाता था, जिसकी अदायगी के लिए उसे एक जागीर दी जाती थी। कभी कभी मनसबदारों को नकद वेतन भी दिया जाता था। यह कथन सही नहीं है कि अकबर जागीर व्यवस्था को पसंद नहीं करता था और चाहकर भी उसे समाप्त न कर सका, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत ही गहरी थी, यानी जागीरदारी व्यवस्था की। जागीर से जागीरदार को कोई पुश्तैनी अधिकार नहीं मिलता था, न उस क्षेत्र में मौजूद किसी अधिकार पर आँच आती थी। उसका मतलब यह था कि राज्य को देय माल गुजारी उस जागीरदार को अदा की जाए। मुगलों के अधीन विकसित मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट और अनोखी व्यवस्था थी, जिसका भारत से बाहर कोई सटीक समांतर उदाहरण नहीं मिलता। मनसबदारी व्यवस्था के जन्म को संभवतः चंगेज खान से जोड़ा जा सकता है, जिसने अपनी सेना को दशमलव आधार पर संगठित किया था। उसमें कमान की सबसे कम इकाई 10 थी और सबसे बड़ी इकाई 10,000, जिसको तुमन भी कहते हैं, जिसका कमानदार खान कहलाता था। इस मंगोल व्यवस्था ने एक सीमा तक दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था को प्रभावित किया था, क्योंकि हमें 100 के कमानदारों और 1000 के कमानदारों की बात भी सुनने को मिलती है। सूर शासन में हमें ऐसे कुलीन दिखाई देते हैं जो 20,000, 10,000 और 5,000 सवारों के कमानदार बनाए गए थे, पर बाबर और हुमायूं के दौर में मौजूद सवारों की संख्या पर हमें ठीक ठाक ज्ञान नहीं मालूम होता है। 500 जात से नीचे के पद वालों को मनसबदार, 500 से 2,500 तक वालों को अमीर और 2,500 या उससे जो अधिक वालों को अमीर ए उम्दा ए आजम कहा जाता था। लेकिन कभी कभी तीनों ही श्रेणियों के मनसबदार शब्द का प्रयोग हुआ है। पद के अलावा इस वर्गीकरण का एक और अर्थ था। एक अमीर या अमीर ए उम्दा अपनी सेवा में एक मनसबदार या अमीर को रख सकता था, पर एक मनसबदार ऐसा नहीं कर सकता था। मसलन 5,000 की श्रेणी वाला 500 जात तक के एक मनसबदार को सेवा में रख सकता था। 4,000 की श्रेणी वाला 400 जात के तक के मनसबदार को अपनी सेवा में रख सकता था, आदि आदि। ये श्रेणियाँ बेलोच नहीं थी। व्यक्तियों को सामान्यतः कम मनसब देकर उनकी योग्यता और बादशाह की कृपा दृष्टि के आधार पर धीरे धीरे तरक्की दी जाती थी। दंड स्वरूप किसी व्यक्ति का मनसब घटाया भी जा सकता था। इस तरह सैनिकों और असैनिकों के लिए एक ही सेवा थी। लोग सोपान के निचले स्तर से सेवा प्रारंभ करते थे तथा अमीर उम्दा तक की स्थिति तक उठने की आशा करते थे। यानी यह सबसे अधिक जो पद श्रेणी थी मनसबदार में, वो थी अमीर उम्दा। इस सीमा तक सरकारी सेवा में तरक्की का रास्ता खुला हुआ था। मनसबदार को अपने वेतन में से अपने निजी खर्चे पूरे करने के अलावा निर्धारित संख्या में घोड़े, हाथी, बोझा ढोने वाले पशु, ऊंट, खच्चर आदि गाड़ियां रखनी पड़ती थी। मिसाल के लिए 5,000 की जात वाले एक मनसबदार को 340 घोड़े, 100 हाथी, 400 ऊंट, 1,000 खच्चर, 160 गाड़ियां रखनी पड़ती थी। यानी 5,000 जात वाले को, यानी इससे ऊपर थे उनको अधिक।
बाद में ये केंद्रीय प्रशासन द्वारा रखे जाने लगे, पर मनसबदार को उनका खर्चा अपने वेतन से ही देना पड़ता था। गुणवत्ता के आधार पर घोड़ों को 6 और हाथियों को 5 श्रेणियों में बांटा गया था। उनकी संख्या और गुणवत्ता का निर्धारण सावधानी से किया जाता था। इसका कारण यह था कि उम्दा नस्ल के घोड़ों और हाथियों को महत्व दिया जाता था और उन्हें युद्ध तंत्र के कुशल संचालन के लिए अनिवार्य माना जाता था। वास्तव में घोड़े और हाथी उन दिनों सेना के मुख्य आधार होते थे। हालांकि तोपखाने और बंदूकों का महत्व तेजी से बढ़ता जा रहा था। सेना को अधिक गतिशील बनाने और यातायात के दस्ते महत्वपूर्ण थे। इन खर्चों को पूरा करने के लिए मुगल मनसबदारों को बहुत अच्छा वेतन दिया जाता था। 5,000 के एक मनसबदार को प्रति माह 30,000 रुपये, 3,000 वाले को 17,000 रुपये, 1,000 वाले को मनसबदार को 8,200 रुपये दिए जाते थे। 100 का मनसब वाला एक मामूली सदी भी प्रति वर्ष 7,000 रुपये पाता था। इन वेतन का मोटे तौर पर चौथाई भाग यातायात के दस्तों पर खर्च होता था। तब भी मुगल मनसबदार उस समय दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले लोग थे। अकबर ने घुड़सवारों के एक बड़े दस्ते को अपना अंगरक्षक बना रखा था। उनके पास घोड़ों का एक बड़ा अस्तबल था। उनके पास शरीफ सैनिकों का भी ये दस्ता था। ये लोग आदि कहलाते थे। ये लोग ऐसे कुलीन वंशी होते थे जिसके पास सैनिक टुकड़ी खड़ी करने के साधन नहीं थे या फिर जिन्होंने बादशाह को प्रभावित कर लिया था। उन्हें 8 से 10 घोड़े रखने की अनुमति थी और वे प्रति माह लगभग 800 रुपये का भारी वेतन पाते थे। उस समय वे सिर्फ बादशाह के आगे जवाब देते और उनका विवरण रखने के लिए अलग व्यक्ति होता था। इन लोगों की तुलना मध्यकालीन यूरोप के नाइटों से की जा सकती है। अकबर घोड़ों और हाथियों का बहुत शौकीन था। उसके पास एक शक्तिशाली तोपखाना भी था। तोपों में अकबर की खास दिलचस्पी थी। उसने ऐसी तोपें बनाई जिसके हिस्सों को अलग करके उन्हें हाथियों या ऊँटों पर लादा जा सकता था। किलों को भेदने के लिए भारी तोपें भी थी। उनमें से कुछ तो इतनी भारी थी कि उन्हें खींचने के लिए 100-200 बैल और अनेक हाथियों की जरूरत पड़ती थी। बादशाह जब भी राजधानी से बाहर जाता, हल्की तोपों का एक शक्तिशाली तोपखाना उसके साथ जाता था। इस प्रकार अकबर ने एक नौसेना भी बनाई थी। एक मजबूत नौसेना की कमी मुगल साम्राज्य की एक बुनियादी कमजोरी रही थी। अकबर को समय मिलता तो इस पर ध्यान देता। उसे जंगी नावों का एक कार्यकुशल बेड़ा अवश्य बनाता जिसका उसने पूरी अभियान में उपयोग किया था गुजरात के क्षेत्र में। कुछ नावें तो 30 मीटर से भी अधिक लंबी थी। इस प्रकार ये मनसबदारी व्यवस्था मुगलकालीन शासन की रीढ़ की हड्डी साबित हुई।